वेलकम एवरीबॉडी। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चालकता का प्रायोगिक रूप से निर्धारण कैसे किया जाता है तथा नेक्स्ट के अंदर हम कोलरोस नियम और उसके अनुप्रयोगों की बात करेंगे। तो चालकता का निर्धारण के अंदर हम चालकताएं जो हमने पहले ले रखी हैं, जिसमें सामान्य चालकता या चालकत्व C, विशिष्ट चालकता K और तीसरी है तुल्यांक चालकता और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे मूलर चालकता की। इन चारों चालकताओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, प्रायोगिक रूप से इसको हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, डिटरमाइन कैसे किया जाता है, वह प्रक्रिया हम यहाँ पर लेके प्रारंभ कर रहे हैं। प्रायोगिक रूप से किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का निर्धारण हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की सहायता से या व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत की सहायता से करते हैं। तो पहली प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, इन चालकताओं का निर्धारण किससे किया जाता है? व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के आधार पर हम करते हैं। तो पहली प्रक्रिया आपको ये ध्यान रखनी है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत में यदि हम विद्युत अपघट्य विलयन, ध्यान रखना यहाँ पर हम किसकी चालकता या प्रतिरोध ज्ञात करेंगे? विद्युत अपघट्य विलयन। विद्युत अपघट्य का विलयन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो विद्युत अपघट्य विलयन की यदि चालकता, मूलर चालकता, तुल्यांक चालकता या विशिष्ट चालकता अगर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के जो एपरेटस प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, ताकि विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ध्रुवण न हो। तो ध्रुवण रोकने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत में कुछ बदलाव करते हैं और ये बदलाव मुख्यतः दो तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अंदर जहां हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिव करंट काम में लेते हैं, उसकी जगह यहां पर हम दिष्ट धारा का उपयोग, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अंदर जहां हम दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं या प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं, उसकी जगह यहां पर हम दिष्ट धारा का उपयोग करेंगे। ठीक है, सॉरी। बदलाव के अंदर पहला बदलाव हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत में जहाँ पर हम दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं, उसकी जगह यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग से क्या फायदा है कि इस विद्युत अपघट्य विलयन में यदि दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो आयनों के अपघटन द्वारा ध्रुवण उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यदि हम अल्टरनेटिव या प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करेंगे तो ध्रुवण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर डीसी या डायरेक्ट करंट या जिसको कहते हैं दिष्ट धारा के स्थान पर हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट हम काम में लेते हैं और अल्टरनेटिव करंट के स्रोत के रूप में हम यहाँ पर ऑसिलेटर या स्वरित्र का उपयोग करते हैं। तो ऑसिलेटर या स्वरित्र यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो पहला काम, ध्रुवण को रोकने के लिए हम दिष्ट धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का उपयोग करते हैं। सेकंड बदलाव इसके अंदर किया जाता है कि जब दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है उस समय हम सेतु संतुलन को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं, लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाती है तो गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त नहीं होता। उसकी जगह हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के स्थान पर ईयरफोन काम में लेते हैं। ईयरफोन का उपयोग किया जाता है, कान के अंदर लगाने वाले ईयरफोन्स हम प्रयुक्त करते हैं और उसके अंदर आवाज़ की सहायता से या आवाज़ को न्यूनतम करके हम इस सेतु को संतुलित करने का काम करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन और डीसी की जगह एसी करंट का उपयोग या दिष्ट धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करके हम इस विलयन का सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इस बदलाव के बाद हम व्हीटस्टोन सेतु से क्या ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं या आर ज्ञात करते हैं
और उस आर की सहायता से फिर सी या के या लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा एम का निर्धारण करते हैं। तो हम अब प्रक्रिया ले रहे हैं जिसमें व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत में किए गए बदलावों को लेते हुए हम विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से अन्य चालकताओं का निर्धारण किया जाता है। तो इसके लिए एपरेटस किस प्रकार का है, सबसे पहले आप देखें। इसमें हम व्यवस्था इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आप इसका चित्र बना लें इस तरीके से। डॉट आप पहले लगा के रख लें, उसके अंदर आपको अलग अलग उपकरण जोड़ने हैं। इन दोनों को सीध में रखें, डॉट यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें। इस व्यवस्था के अंदर यहाँ से यहाँ तक जिसको हम कहते हैं बिंदु B, इसको मैं लिखता हूँ बिंदु A, और यह वास्तव में एक प्रतिरोध तार है। मैं यहाँ प्रदर्शित कर देता हूँ, ये प्रतिरोध तार है। इसका नामकरण मैं बाद में कर दूंगा। क्या है ये? प्रतिरोध तार है। A B प्रतिरोध तार अलग से प्रदर्शित कर देंगे। इसके अलावा A और B के मध्य हम धारा स्रोत के रूप में ऑसिलेटर को प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ऑसिलेटर या अल्टरनेटिव करंट का स्रोत जोड़ा जाता है। ऑसिलेटर या अल्टरनेटिव करंट का स्रोत हम यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है। जबकि सामान्य व्हीट स्टोन सेतु के अंदर इसकी जगह हम दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाली बैटरी लगाते हैं। इसके अलावा इन दो बिंदुओं के मध्य हम प्रतिरोध को नियंत्रित करने वाले इस तरह के रियोस्टेट या RH को लगाते हैं। रियोस्टेट लगाया जाता है। और इसके अलावा जिस अज्ञात विलयन का मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस अज्ञात विलयन के प्रतिरोध को ज्ञात करने वाले इस विलयन का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो पैरेलल इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। और इन दोनों पैरेलल इलेक्ट्रोडों में यहाँ पर चालक तार से होते हुए इसको यहाँ जोड़ दिया है और चालक तार से होते हुए इसको सेकंड इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड पूर्णतः आमने सामने और विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर पूर्णतः डूबे होते हैं। तो यह यहाँ पर है विद्युत अपघट्य का विलयन है। कोई भी विद्युत अपघट्य लेकर उसका जलीय विलयन हम इसके अंदर प्रयुक्त करते हैं। और यहाँ पर जो संरचना ये दे रखी है, इसको यदि आप प्रदर्शित करें तो इसे कहा जाता है सेल। सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी निश्चित है और जो चपटे इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए गए हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं। तो इस तरीके से एक संरचना निर्मित होती है, उसी को यहाँ पर सेल कहा जाता है। और ये सेल पूर्णतः विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर डूबा होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर प्रक्रिया प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ कितना है, R1। यहाँ पर इस विलयन का प्रतिरोध यदि R2 है। और उसके बाद में इस सेतु को संतुलित करने के लिए हम इस बिंदु से ईयरफोन लगाते हैं और ईयरफोन में ये एक सिरा, दूसरा सिरा और दूसरे सिरे से हम एक चालक तार से होते हुए यहाँ तक इसको जोड़ते हैं। अब हम इस पूरे स्रोत को प्रारंभ करेंगे, प्रयोग प्रारंभ करेंगे। उस समय इस A और B जो कि प्रतिरोध तार है, ध्यान रखना A और B के मध्य लगाया गया तार क्या है? प्रतिरोध तार है। और उसके बाद हम ईयरफोन लगा करके इस पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं या AC करंट प्रारंभ कर देते हैं, प्रवाह विद्युत की प्रवाह को प्रारंभ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम एक पॉइंटर लेकर के, जॉकी लेकर के हम बाएं से दाएं आगे बढ़ाते हैं। और जिस स्थान पर ईयरफोन में आवाज़ न्यूनतम हो जाती है उस समय सेतु को संतुलित मान लेते हैं। और जब ईयरफोन में आवाज़ न्यूनतम है, सेतु संतुलित हो गया है, उस समय जिस जगह पर ये जॉकी लगाई हुई है उसको हम एक निश्चित पॉइंट मानते हुए एक बिंदु या एक अंक या स्थान प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए ये D बिंदु है। अब आपके पास में इस ब्रिज में या व्हीट स्टोन सेतु के अंदर
इस लेफ्ट साइड में अर्थात ईयरफोन के बाईं ओर दो प्रतिरोध हो जाएंगे, एक तो ए और डी चालक तार के मध्य का प्रतिरोध, और राइट साइड में भी दो प्रतिरोध हो जाएंगे, R2 और डी और बी के मध्य का प्रतिरोध। तो ए डी प्रतिरोध को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R3, और डी और बी चालक तार जो लगाया हुआ है इस प्रतिरोध को मैं लिख देता हूँ कौन सा, R4। तो यहाँ पर 4 प्रतिरोध हैं और बाएं और दाएं इन दोनों प्रतिरोधों को हम संतुलित कर रहे हैं ईयरफोन की सहायता से, और इसीलिए इसको लवण से या व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की सहायता से जब सेतु संतुलित हो गया है उस समय यह प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे। सेतु संतुलन के समय प्रतिरोध R1 और प्रतिरोध R3 का अनुपात हमेशा प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R4 के अनुपात के बराबर होगा। सेतु संतुलित होने के बाद बाईं ओर के प्रतिरोधों का अनुपात दाईं ओर के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, और इस प्रक्रिया के अंदर जो R3 और R4 दे रखा है ये लंबाई के रूप में है, अनुपात में आएगा तो हम इसको लंबाई के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके प्रतिरोध को ज्ञात करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में अज्ञात प्रतिरोध किसका है, विद्युत अपघट्य विलयन का जो प्रतिरोध है वो अज्ञात है, अर्थात R2 अज्ञात है। तो हम इस संबंध से R2 कैसे ज्ञात करेंगे, R2 बराबर हो जाएगा R1 इंटू R4 रहेगा ऊपर और R3 रहेगा नीचे। तो R1 यहाँ पर है, R4 गुणा में और R3 भाग के रूप में उपस्थित होगा, ये प्रक्रिया आएगी। लेकिन चूंकि R3 और R4 दूरियां हैं तो हम यहाँ पर उस चालक तार की दूरी नाप करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। R4 की जगह हम लिख देंगे डिस्टेंस dB और R3 की जगह हम लिख देंगे डिस्टेंस AD। अगर हमें AD और dB दूरी पता है तथा R1 जो यहाँ पर हमने प्रतिरोध बॉक्स लगा रखा है या रियोस्टेट जो लगा रखा है उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात है, तो हम R2 का निर्धारण इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की सहायता से हम दिए गए विद्युत अपघट्य विलयन या अज्ञात विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और उसी प्रतिरोध का उपयोग करते हुए हम विभिन्न प्रकार की चालकताओं को ज्ञात करते हैं। तो ये प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का उपयोग किया, और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से चालकताएं ज्ञात की जाती है। अब चालकताएं किस तरीके से ज्ञात होगी, तो हमारे पास में विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध प्राप्त हो चुका है, और विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध हमने ज्ञात किया कितना, R2। अब हम R2 की सहायता से ज्ञात करना चाहते हैं चालकत्व या चालकता, चालकत्व या चालकता या कंडक्टेंस कहते हैं। चालकता ज्ञात करना चाहें जिसका प्रतीक है C, तो ये बराबर होता है 1/R2 के। तो विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो हम इस रूप में इसको दर्शाते हैं, और इसका मात्रक होता है साइमन, और इसको हम कैपिटल S मात्रक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमने प्रतिरोध ज्ञात किया व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में हमने उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता ज्ञात की। चालकता जब ज्ञात हो जाती है तो हम इसे विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कि कापा से प्रदर्शित किया जाता है, हम एक निश्चित सूत्र पहले ले चुके हैं, उस सूत्र की सहायता से K ज्ञात करेंगे। तो K हो जाएगा या विशिष्ट चालकता हो जाएगा, आपको नाम याद होगा करमचंद गांधी जी। गांधी जी के नाम को फुल फॉर्म में लिखें तो हम करमचंद गांधी जी के नाम से इसको याद रखते हैं। और यहाँ पर C ऊपर दे रखा है, और G यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया गया G सेल नियतांक है या सेल स्थिरांक है। और सेल स्थिरांक विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर जो हमने
सेल प्रयुक्त किया था उस सेल के ऊपर ही नाम लिखा होता है जिसका कि मान हमें पहले से पता होगा, और उसी को हम लेकर के यहाँ पर लिख दें तो C और G का गुणनफल करने पर K ज्ञात हो जाएगा, या फिर हम K सीधा ज्ञात कर सकते हैं G सेल नियतांक डिवाइडेड बाय R2 के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। और इसका यदि मात्रक लिखें तो साइमन्स और सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में इसका मात्रक प्रदर्शित होता है। तो इस तरीके से प्रतिरोध, प्रतिरोध से चालकता, चालकता से विशिष्ट चालकता ज्ञात करते हैं। और यदि विशिष्ट चालकता ज्ञात हो गई है तो हम नेक्स्ट में तुल्यांक और मोलर चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। और तुल्यांक मोलर चालकता कहाँ से आती है? यदि लिए गए विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता नॉर्मलता के रूप में ज्ञात है तो हम तुल्यांक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता के रूप में सांद्रता ज्ञात है तो हम मोलर चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? पहले मैं ले रहा हूं तुल्यांक चालकता, और तुल्यांक चालकता का सूत्र होता है K × 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलता। यहाँ पर यदि विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में ज्ञात है तो विलयन की सांद्रता किस रूप में ज्ञात करना है? विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में ज्ञात है तो हम आसानी से तुल्यांक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम तुल्यांक चालकता ज्ञात कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रक्रिया ध्यान रखना, विलयन विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता यदि n है तो n का मान और K ऊपर से ज्ञात किया इसका मान रख दिया जाए तो हम प्रत्यक्ष रूप से तुल्यांक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरीके से नंबर 4 पे यदि आप मोलर चालकता ज्ञात करना चाहें तो मोलर चालकता का सूत्र होता है K × 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। इसका मतलब यदि विलयन की मोलरता ज्ञात है, मोलरता अर्थात m ज्ञात है, तो हम इससे मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया यहाँ पर ली गई है। तो सिंपल सा है, यदि आपको कहे विद्युत अपघट्य विलयन की चालकताएं कैसे ज्ञात की जाती है तो सिंपल मेथड है। चालकता ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की सहायता से विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, और प्रतिरोध के उपयोग से पहले चालकता, चालकता के बाद विशिष्ट चालकता, और अगर विलयन की सांद्रता ज्ञात है तो हम तुल्यांक और मोलर चालकता का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकताओं का निर्धारण कर लेते हैं। एक पॉइंट में वापस आपको बता देता हूं, पहले अपन बात की थी। तो इन चारों प्रकार की चालकताओं में से केवल विशिष्ट चालकता ही एक ऐसी चालकता है जो इकाई सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलयन की एक मात्रा पर या आयतन पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में विलयन की तनुता बढ़ाने पर, अगर विलयन की तनुता बढ़ाई जाए तो इस विशिष्ट चालकता का मान घटेगा, जबकि बाकी तीनों चालकताओं के मान में हमेशा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम चालकताओं का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोलरॉस लॉ की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।